बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस बंद कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर एक बार फिर से धुंध की लपेट में आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को कौमी शाहराहों पर सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से मोटरवे पर भी शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद किया गया है। इसी तरह से मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वो कोशिश करें दिन के औकात में सफ़र करें। बेहतरीन औकात सुबह 10 से शाम 6 बजे के दरमियान है। इसी दौरान अगर सफ़र करें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मजबूरन रात के वक्त में सफ़र करना पड़े और मोटरवे बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की एक और डेडलाइन गुजर गई। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की रिवैम्पिंग मुकम्मल ना हो सकी, जबकि रिवैम्पिंग मुकम्मल ना होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम हैं। हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फ़ाल करने की चौथी डेडलाइन दी थी। मार्च तक रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। एक और डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का निगरान हुकूमत ने 2023 में आगाज किया और मार्च 2024 तक सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। रवा साल मार्च से दिसंबर तक 9 माह के अरसे में सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का 20% काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग मुकम्मल न होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम है। मौजूदा हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फाल करने की चौथी डेडलाइन दे रखी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा तामीराती कंपनी और CBD की बदनज़मी का शिकार। मेन कॉरिडोर पर इस्फॉल्ट का 100% काम ना किया जा सका। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स का काम भी ना शुरू किया गया। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। ट्रैफिक मुतासिर। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम भी शुरू ना किया जा सका। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। शहरी ट्रैफिक वाल्टन रोड पर बदनज़मी का शिकार से शदीद मुतासिर हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर को जनवरी में खोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD का कहना है कि तामीराती काम को मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज हुसैन ने मजीद कहा कि नागुज़ेर वजूहात के बिना पर काम मामूली ताखीर का शिकार हुआ है। जल्द 100% कामों को रिलीफ देंगे। सरकारी इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। PHA ने हुसैन चौक में ट्राम रोड पर मॉन्यूमेंट बना दिया। LDA को 2 माह बाद ख्याल आया और सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। DG PHA का 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी। दोनों इदारों में नया तनाज़े खड़ा हो गया। LDA को 2 माह बाद ख्याल आया और PHA के सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। DG LDA ने फौरी तौर पर हुसैन चौक पर मॉन्यूमेंट का काम रुकवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक DG PHA ने 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी किया है। हुसैन चौक पर काम रुकवाने से PHA और LDA में तनाज़े खड़ा हो गया। PHA करोड़ों रुपए लगाकर हुसैन चौक पर ग्रे स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट बना रहा है। LDA इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि ट्राम के मुजफ्फा रूट का PHA को इल्म था, फिर भी काम शुरू करवा दिया गया। PHA इंजीनियरिंग विंग का मौक़िफ़ है कि 1 माह तक स्टाफ चक्कर लगाता रहा, रूट का नहीं बताया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसें लाजमी करार दे दी। समरी मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल। मंजूरी के बाद इकदाम कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। बसें खरीदने का मकसद आलूदगी की शरह पर काबू पाना है। बच्चे अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक बस में स्कूल आएंगे।
महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसें लाजमी करार दे दी हैं और समरी मंजूरी के लिए काबीना को 8 साल कर दी है। समरी की मंजूरी के बाद ये इकदाम कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना है कि बसें खरीदने का मकसद शहर में आलूदगी की शरह पर काबू पाना है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए बसों की खरीदारी जरूरी करार दी थी। हुकाम के मुताबिक बच्चे अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक बस में स्कूल आएंगे। ज्यादा गाड़ियों के बायस धुआं फैलने से आलूदगी और स्मोक बढ़ रही थी। मुगलपुरा पुलिस ने शहरी पर फायरिंग भत्ते का मुतालबा करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऑपरेशन सिविल लाइंस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी के साबिक शराकतदार के कहने पर फायरिंग की। दो केसेस हुए थे, बेसिकली इंसिडेंट्स हुए थे। एक 4 तारीख का है और एक जो है वो 15 तारीख का है। इसमें हमारे जो मुद्दई हैं इफ्तिखार साहब, उनके घर के बाहर उनकी गाड़ी पे कुछ नामालूम लोग आते हैं और वो फायरिंग करके चले जाते हैं। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और मुद्दई से पूछती है तो मुद्दई ये भी बताते हैं कि उनको कुछ दिन पहले जो है वो कॉल्स भी मौसूल होती हैं जिसमें जो बंदे हैं वो इनसे भत्ते की डिमांड करते हैं। पुलिस इस केस को फिर टेकअप करती है और उस पहलू से जो भत्ते की बाद में बताते हैं मुद्दई, उस पहलू पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इसमें दो जो है एक्शंस लिए जाते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एक्शन, मुद्दई के घर के बाहर जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट की जाती है ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए, और सेकेंडली जो है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के पहलू को एक तो टेक्निकल टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है, अपनी जियो फेंसिंग करवाती है। कोई 250 के करीब जो है सीसीटीवी कैमरास चेक होते हैं और जिन जिन पे सस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे, उनको भी चेक करना शुरू करती है कि क्या ये तो इन्वॉल्व नहीं। इसमें जो प्लानर है, जो मेन अक्यूज्ड है, जो जिनके साथ इनका फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, वो कोशिश करता है कि इस मैटर को एज अ भत्ते की शक्ल दे, और वो शूटर भी हायर करता है, जो एक प्रोफेशनल शूटर्स हैं उनको हायर करता है ताकि इन पे प्रेशर भी पड़े और उनके पैसे रिकवर हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुगलपुरा टीम है, SHO साहब हैं, नसीम साहब, इनकी जो टेक्निकल टीम फ़कीर हुसैन और इनके जो ASI सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस केस को ट्रेस कर दिया। शुक्रिया। नाम भी बताइए कि इसके अंदर कितने साल 2024 सारिफ अदालत में पिछले साल की निस्बत इस साल फैसलों का तनासुब 100% रहा। 1100 सार्फिन की शिकायत का अजाला करते हुए दुकानदारों के खिलाफ डिग्रियां जारी की गई। सार्फिन की बाजार से खरीदारी में दुकानदारों की तरफ से गलत अशिया देने और काम हस्बे मंशा न करने पर साल 2024 में सारिफ अदालत ने 1100 फैसले किए। 1200 केस नए दायर हुए। अदालत में ताखीर से केस दायर होने पर 200 केस खारिज किए गए। 100 दुकानदारों के हुक्म अदूली पर वारंट जारी किए गए। साल 2024 में दुकानदारों और फैक्ट्रियों के मालकान के खिलाफ गलत केस दायर करने पर 10। सारिफ अदालत ने 15 दरख्वास्त गुजारों को 2 लाख जुर्माने किए। साल के आखिर में सारिफ अदालत में 2500 केस ज़ेर इल्तवा हैं। साल 2024 में ज्यादातर केस इलेक्ट्रॉनिक की अशिया खराब देने, खवातीन के कपड़े खराब सिलाई करने, बुटीक शॉप मालकान, दर्जियों और ठेकेदारों, शादी हाउस के मालकान के खिलाफ दायर किए गए। साल 2024 में सारिफ अदालत को कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। अदालत सारा साल बगैर सिक्योरिटी एक गली में काम करती रही। सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। जरूरी है गलतियों को तस्लीम किया जाए। बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने भी गलतियां तस्लीम की। सियासी और समाजी रहनुमाओं की सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी की 52वीं बरसी पर तकारीर। स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 52वीं बरसी पर सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाती तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हामी नहीं। हुकूमत को मशवरा दूंगा कि मुज़ाकरात में सारे पावर सेंटर्स को शामिल करें। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, कभी तौर पे खिलाफ नहीं। आप 15 दिन पहले के जो है अगर बयानात जो है पीछे चलते जाएं 2-2.5 साल में, अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि दहशत गर्दी पाकिस्तान में वापस आ रही है। अगर इस्लाह नहीं करेंगे तो मसले में फंस जाएंगे। दहशत गर्दी आज खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में उसने ली हुई है और इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ अजला में ये मसला है। क्या हमें
یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوال اٹھانا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ دہشت گردی جو واپس پاکستان میں آئی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بولے کہ ملک سیاسی و معاشی بحران سے دوچار، جب تک ہم سب سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے نواز شریف، بانی پی ٹی آئی اور آصف زرداری کا نام بھی شامل ہونے چاہیے۔ ملک اس وقت جس بحران کا شکار ہے، میرا 40 سالہ سیاست کا یہ تجربہ ہے کہ جب تک ہم سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک اس بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ کوئی تشتری پر رکھ کر جمہوریت یا آئین کا تحفظ نہیں دے گا، سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینئر صحافیوں مجیب الرحمان شامی اور سہیل وڑائچ سمیت دیگر نے آراء و نقطہ نظر پیش کیا۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں جیالوں کو لاہور سے لے جانے والی خصوصی ٹرین واپس پہنچ گئی۔ سفر بینظیر ٹرین گڑی خدابخش سے لاہور پہنچی۔ سید حسن مرتضیٰ، فیصل میر ہمراہ تھے۔ رہنماؤں کا گفتگو میں کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی پر اس سے بھی زیادہ لوگ جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہید بینظیر بھٹو کے یوم شہادت میں پنجاب کے جیالوں کو لے کر جانے والی خصوصی ٹرین سفر بینظیر کی گڑی خدابخش سے لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ، فیصل میر سمیت دیگر رہنماؤں کے ساتھ لاہور ریلوے اسٹیشن پر گفتگو میں کہا کہ جنہوں نے ایٹم بم بنانے کے جرم میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، بینظیر کو شہید کیا۔ مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب دورے کی، جس میں انہوں نے اپنی قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا گڑی خدابخش پہ جا کے، اور وہاں پہ ہم ہر سال جاتے ہیں، تجدید عہد بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے جو پارٹی گائیڈ لائن ہوتی ہے اس پہ ہم اپنی سالانہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ہماری پالیسی ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اس دفعہ کی جو تقریر تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کو اس نے سوچنے پہ مجبور کیا ہے، جس میں چیئرمین نے یہ بات واضح کہی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آدمی گول باغ شاد باغ میں سڑکوں کی تعمیر کے کام کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے افتتاح کیا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے گول باغ شاد باغ میں ریبن کاٹ کر سڑکوں کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا۔ شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ اے سی شالامار مس انم بھی ہمراہ تھیں، جبکہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ 1 سے 1.5 سال میں کام مکمل کروا دیں گے۔ شمالی لاہور کو مثالی لاہور بنائیں گے۔ ٹیوب ویل، واٹر فلٹریشن پلانٹس، اسٹریٹ لائٹس، ہر چیز درست کروا دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ، یہ ہمارا جو لاہور کا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، اس کے تحت جو ترقیاتی کام جو سارے لاہور میں ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ ہمارا جو کانسٹیچوئنسی ہے حلقہ PP 148 ہے، اور NA 1118 118 NA 118 ہے۔ یہاں پہ یہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جو ہے پچھلے چند روز سے شروع ہے، اور آج ہی ہمارے کچھ یہاں کے بڑے پروجیکٹس تھے، جس میں اس وقت آپ شاد باغ گول گراؤنڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پہ ہماری یہ 3 مین روڈز ہیں جو یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے۔ یہ تقریباً لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ننگڑ گاؤں UC 251 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح MNA رانا مبشر اقبال اور MPA میاں عمران جاوید نے افتتاح کیا۔ ننگڑ گاؤں UC 251 PP 163 NA 124 میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ MNA رانا مبشر اقبال، MPA میاں عمران جاوید نے فیتہ کاٹا۔ اس موقع پر نالا اور PCC ترقیاتی کام کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ لیگی رہنما چودھری طاہر محمود، حافظ بلال، حافظ جمیل، صوفی سلامت چودھری ریاض، محمد رؤف، غلام عباس، لیاقت علی سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی۔ دیرینہ مسائل کے حل پر اہل علاقہ نے شکریہ ادا کیا۔ لیگی اراکین اسمبلی نے ننگڑ گاؤں میں مزید کاموں کا وعدہ کیا۔
اب یہاں پر بات کریں گے ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ مسالہ فیملی فیسٹیول کا انعقاد۔ فیسٹیول میں گولڈن بناسپتی کی جانب سے سٹال لگایا گیا۔ گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن بناسپتی گھی فیسٹیول میں شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شرکاء نے گولڈن بناسپتی کے معیار کو سراہتے ہوئے سٹال سے مختلف مصنوعات کی خریداری بھی کی۔ سینٹر میں 2 روزہ مسالہ فیملی فیسٹیول میں گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن بناسپتی گھی شرکاء کی توجہ کا مرکز رہے۔ شرکاء گولڈن بناسپتی سٹال سے مختلف مصنوعات کی خریداری کرتے بھی نظر آئے۔ ڈائریکٹر میاں احتشام رسول کا کہنا تھا کہ گولڈن کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی غذائی ترجیحات اور قدرتی خوبیوں کے ساتھ ہر لمحہ گولڈن بنانے کے لیے موجود ہے۔ اٹس اے ویری گڈ رسپانس، بڑا اچھا فٹ فال ہے اور بڑی زبردست ایکٹیویٹیز ہیں، لوگ جو ہے وہ بڑی اچھی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ہیں وہ کمپٹیشنز چل رہے ہیں یہاں پہ، تو لوگوں کا اچھا فٹ فال ہے اور اچھا رسپانس ہے۔ برانڈ مینیجر منیبہ زینب کا کہنا تھا کہ گولڈن کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی عوام کو صحت اور دیکھ بھال فراہم کرنے کے مشن کے ساتھ متعدد گھرانوں کا انتخاب بن چکا ہے۔ We are trusted brand، تو ہم اپنی آڈینس سے کنیکٹ کرنے کے لیے پرسنلی ہم نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آلسو یہاں پہ کافی ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم لائیو کلاس ہیلڈ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کافی گیمز وغیرہ ہو رہی ہیں، گیو اویز ہیں، تو ضرور آئیں، وزٹ کریں۔ صارفین نے گولڈن بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل کے معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے بغیر کھانوں میں لذت ادھوری ہے۔ گولڈن آئل اور گھی ہم کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں اور یہ کھانے پکانے میں بہت اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے۔ یقین کریں جب میں اس کے بغیر کسی اور آئل میں پکاتی ہوں نا، میرے گھر والے کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ صارفین کی تفریح کے لیے گولڈن بناسپتی کی جانب سے مختلف سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ مسالہ فیملی فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول میں سکون ویلنس کی جانب سے سٹال لگایا گیا۔ سکون ویلنس کی 42 مصنوعات شرکاء کے توجہ کا مرکز رہیں۔ شرکاء سکن کیئر، اسپیشل آئلز اور ملٹی وٹامنز سمیت مختلف مصنوعات کی خریداری کرتے نظر آئے۔ ایکسپو سینٹر میں 2 روزہ مسالہ فیملی فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول میں سکون ویلنس کی جانب سے سٹال سجایا گیا۔ 17 اسینشل آئلز، 28 ملٹی وٹامنز اور سیرم سمیت مصنوعات کی وسیع رینج کی شرکاء نے خریداری کی۔ بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ آصف علی کا کہنا تھا کہ سکون ویلنس اسینشل آئل پر مبنی پہلا پاکستانی برانڈ ہے جس کی مصنوعات کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پائنیئر اسینشل آئل کمپنی ہے جو کہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ لانچ ہوا ہے اسینشل آئلز کا۔ That is offering a wide range of organic essential oil blends. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریحان مغل کا کہنا تھا پاکستان بھر میں 10 ملین سے زیادہ کسٹمرز ہماری مصنوعات کا استعمال کر چکے ہیں۔ مارکیٹ میں الحمدللہ ہمارے کوئی 10 ملین سے زیادہ اس کے کسٹمرز ہیں اور بہت سی ایسی فارمیسیز ہیں لاہور، اسلام آباد، آل پاکستان میں بہت سی ایسی فارمیسیز ہیں جہاں پہ یہ دستیاب ہے۔ خواتین نے سکون ویلنس کی مصنوعات کے معیار کو خوب سراہا۔ سکون ویلنس کے پروڈکٹ یوز کیے ہیں، یہ بہت اچھے پروڈکٹ ہیں۔ ان کا آئی رول آن جو ہے نا، آئی لائٹ، یہ بہت اچھا سیرم ہے۔ ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور ان کے پاس سکن کی کافی ساری کلیکشن موجود ہے جو کہ سیرمز کی جو ہے وہ اس میں ہے کلیکشن میں، تو آپ اس کو ضرور یوز کریں۔ ان کے پروڈکٹ جو ہے وہ سکن کے لیے بہت بہترین ہے۔ سی ای او شیخ روحیل احمد، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریحان مغل، بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ آصف علی اور زونل سیل مینیجر نعمان بھٹی سمیت دیگر موجود تھے۔ سکون ویلنس 2 روزہ فیسٹیول میں صارفین کو 15% ڈسکاؤنٹ بھی دے رہا ہے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ لاہور کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی۔ سونا 600 روپے فی تولہ سستا، قیمت 2,81,600 روپے ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں 600 روپے فی تولہ کمی ہوئی ہے۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 2,81,600 روپے میں فروخت ہوا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,58,133 روپے میں فروخت ہوا۔ 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,46,400 روپے رہی۔ 10 گرام چاندی کی قیمت 3,300 روپے رہی۔ جیولرز اور صارفین سونے کی قیمتوں میں مزید کمی کے متلاشی ہیں۔ جیولرز سونا مہنگا ہونے سے پریشان ہیں کیونکہ سونے کی تجارت شدید مندی کا شکار ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، لاہور جنرل اسپتال میں فالج کے اثرات اور تدابیر سے متعلق سیمینار، ماہرین امراض دماغ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ صدر نیورو ریڈیالوجی سوسائٹی آف پاکستان ڈاکٹر عمیر راشد نے کہا کہ اس سیمینار کا مقصد ینگ ڈاکٹرز کو اسٹروک سے متعلق جدت سے آگاہ کرنا تھا۔
LGH की न्यूरो एंजियोग्राफी बिल्डिंग में होने वाले सेमिनार में न्यूरो से वाबस्ता डॉक्टर्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर उसामा यासीन मंसूर ने शिरका को ब्रीफिंग देते हुए मरीजों में स्ट्रोक के असरात, फालिज को कंट्रोल करने और जदीद इलाज से मुतालिक आगाही फराहम की। सदर न्यूरो रेडियोलॉजी सोसाइटी प्रोफेसर डॉक्टर उमैर राशिद भी शरीक हुए। डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना था कि अब हुकूमत के पास अपनी एयर एम्बुलेंस होगी। हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक बहुत अहसन इक़दाम किया जिसमें एयर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें एक विंडो पीरियड है जो 4 to 6 आवर्स का है। अब लेट से कि राजनपुर में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो एयर एम्बुलेंस उसको पिक करके फ़ौरन लाहौर पहुंचा सकती है, जो फैसिलिटी पहले मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर डॉक्टर उमैर राशिद का कहना था कि 2015 में लाहौर जनरल अस्पताल में स्ट्रोक सोसाइटी का क़याम अमल में आया। आज के सेमिनार का मकसद यंग डॉक्टर्स में स्ट्रोक के जदीद इलाज से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। सिंपोजियम का मकसद है कि अगेन कि पब्लिक से ज़्यादा डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस हो। लोगों ने TPA देना शुरू कर दिया है, लेकिन वो TPA का प्रोटोकॉल जो था उसके लिए डॉक्टर साहब एक इंग्लैंड से आई थी, डॉक्टर अनम खान, उन्होंने भी बताया कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। वो प्रोटोकॉल अभी तक पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर उसामा यासीन मंसूर का कहना था कि चाहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी जदीद इलाज की जानिब गामिज़न हो। I think we started this initiative since 2014 and it was very successful meeting and a periodical meeting. Since then every people are very enthusiastic to come and to share their experience and exchange some new about the business and the stroke intervention, everything. अस्पताल के शोबा न्यूरोलॉजी के डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर हिरा जमील समेत दीगर यंग डॉक्टर्स भी शरीक हुए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। पलाक में पंजाबी शायरी की शान प्रोफेसर अली अरशद मीर का 16वां सालाना मीर पंजाबी मेला सज गया। मेले में पंजाबी सकाफत, मौसीकी, अदब और रवायात के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया करने के लिए सेशन हुए। पंजाब की सकाफती अशा के स्टॉल्स भी लगाए गए। ढोल की थाप पर रवायती पंजाबी रक्स का मुजाहरा भी किया गया। पंजाबी शायर, स्कॉलर और प्रोफेसर अली अरशद मीर की याद में पलाक में मीर पंजाबी मेले का इनेकाद किया गया। 16वें मीर पंजाबी मेले में गलबात, कहानी दरबार, पुतली तमाशा, थिएटर, लोक मौसीकी और सूफी रक्स शामिल था। ढोल की थाप पर रवायती पंजाबी रक्स का मुजाहरा भी किया गया। मीर पंजाबी मेले में किसाना दे मसले ते हुकूमती पॉलिसी, पंजाबी बोली और अदब की तारीख, पंजाबी मौसीकी और इसके समाजी पहलू, क्लासिकल पंजाबी शायरी का जदीद अहद से ताल्लुक समेत मुतअद्दिद पहलुओं पर सेशंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अली अरशद मीर के बेटे सरमद फरूक मीर का कहना था कि अरशद मीर पंजाबी के एक अजीम शायर थे, जिन्होंने हमेशा इन लोगों के हवाले से बात की जो माशरे का एक नादर हिस्सा है। मेले के अंदर 23 डिफरेंट सैशनस कर रहे हैं, जिहदे अंदर असी पंजाबियों के जिहड़े मसले, सवाणियों के जिहड़े मसले, पंजाबी जुबान नूं डायलैक्ट लैवल ते जिहड़े मसले और जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मसले ने। थले एग्जीबिशन भी तुसीं पहले दस्सिया, वो भी चल रही है। कुल पंजाब मुशायरा भी है, कल्चरल स्टॉल भी। और मीर साहब की याद असी हर साल मनाने हैं। 16वां मीर पंजाबी मेला सानों तो उन्होंने साढ़े तो बिछड़े हुए हैं ज़ाहरी तौर पर 16 साल हो गए ने। मेले में दी नॉलेज एकेडमी के तलबा में पेंटिंग और कैलीग्राफी के मुकाबले हुए। तलबा और शुरा की जानिब से मीर पंजाबी मेले की तारीफ की गई। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली यंग आर्टिस्ट के लिए। वो अपना जो क्रिएटिविटी वगैरह दिखाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। हमारा पंजाब का इतना कलरफुल सा कल्चर है तो उसको प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरह की जो हैं इवेंट्स होने से जो आर्टिस्ट हैं उनको भी थोड़ा सा मौका मिलता है कि वो निकलें और काम करें। कि दुनिया के तमाम वो कल्चर, वो ज़बानें जो मफतूद होती जा रही हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल उसका साम्राज्य का शिकार होती जा रही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो 16वां मीर मेला है उसमें शिरकत के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। पंजाबी कल्चर की अक्कासी करती तस्वीरों की नुमाइश और मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। कैमरामैन अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर।
कौमी मरकज़ जमाल शाह में जारोब कश दर मासूमीन की जानिब से जश्न का अहतमाम किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता मनकबत ख्वाम मीर हसन मीर ने खसूसी शिरकत की। साजिद बुख्तियारी, शकील जैदी, फरदीन कासिम, मीर कासिम मीर, मीर जवाद मीर, मुश्तबा हसन, मूसा रजा और दीगर शरीक हुए। आलमी शोहरत याफ्ता मनकबत ख्वाम मीर हसन मीर की खसूसी शिरकत इखलाक जाफरी ने निजामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जारोब कश दर मासूमीन की जानिब से जश्न का अहतमाम किया गया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज सिद्रा अमीन पिया घर सुधार गई। कौमी क्रिकेटर की शादी आदिल मसूद के साथ अंजाम पाई। कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन और आदिल मसूद की शादी की तकरीब पास्को हाउसिंग सोसाइटी में हुई। तकरीब में खवातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शादी में गिल फिरोजा, सादिया इकबाल, बिस्मा मारूफ, निश्तर सिंधु, सिद्रा नवाज शरीक हुई। गुलाम फातमा, तुबा बतूल, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, डायरेक्टर स्पोर्ट्स कनेट कॉलेज डॉक्टर अमारा रुबाब ने शिरकत की। तकरीब में इरफानुल्लाह खान, सैयद नज़ीर और अली यूनस समेत दीगर भी शरीक हुए। रंग महल सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही चिकन कॉर्न सूप की मांग में इजाफा हो गया। शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। रंग महल में हम मौजूद हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, चूँकि जो दिसंबर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जनवरी आने वाला है और इसी के साथ ही मौसम भी जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है, सर्दी में इजाफा हो गया है। शहरी जो हैं लाहौरी है, उन्होंने बड़ी तादाद में रंग महल का रुख किया है और यहाँ पर मलिक यूसुफ चिकन कॉर्न सूप पर आकर जो सूप है उससे महजूज हो रहे हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। शाम को माँ जी कहाँ से आए हैं और सूप के बारे में क्या कहेंगे? हम जी लाहौर से ही आए हैं, तो सूप बहुत मज़े का, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मेरे भाई ने कहा चलो आपको ट्राई कराते हैं। वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कम कीमत में आपको बहुत अच्छी चीज़ दी जा रही है। कम कीमत में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। सर किस जगह से है, क्या कहेंगे? शमनाबाद लाहौर से। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने ट्राई की है, इससे पहले तो नहीं था। चूँकि इत्तेफाक होगा कि इस वक्त रात के टाइम हम इधर आ गए, तो ये वरना तो दिन के टाइम ही कभी कभार आना होता है, तो इस वक्त रात के धमन का चलो इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए, तो इसलिए हमने ट्राई किया। अच्छा जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।